हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग क्लास में तरंग चैप्टर वेव, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेव उसको पढ़ाने वाले हैं। ध्यान से, आज टॉपिक वाइज है। आज आपका टॉपिक वाइज है, पूरा चैप्टर वाइज हम लेके आए हैं। पूरा वेव को निपटने की कोशिश करेंगे और आज की क्लास से आपको 1 नंबर दिला के रहेंगे। ठीक है, यही उम्मीद के साथ हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। वही जोश एनर्जी के साथ आप भी पढ़िएगा, ताकि हमें 1 मार्क्स आज की क्लास से किसी भी हर हालत में क्या करना है, मुझे लेना है। ठीक है, इस बात को ध्यान देते हुए, आप थोड़ा ध्यान देते हुए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और सारे मार्क्स को आज टटोलने की कोशिश करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कहाँ से बने हैं, कैसे बने हैं, सारे कुछ देखेंगे। आज मेरा जो टॉपिक वाइज है वो टॉपिक है वेव, जिसको तरंग कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इस बात को देखेंगे। तरंग आखिर होता क्या है, वेव है क्या? तो आप वेव 2 तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं। एक तो आप रस्सी है, ठीक है, उस रस्सी को ऐसे ऐसे, किसी भी रस्सी को पकड़ के ऐसे ऐसे करेंगे, झटका मारेंगे तो क्या होगा, जो उत्पन्न होगा ये वेव उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? वेव। उसी को तरंग कहते हैं। ठीक है, वेव कहते हैं। थोड़ा सा देखते जाएंगे। देखिए, जैसे यहां वेव उत्पन्न हो रहा है, ये एक विक्षोभ है। मैंने एक कंकड़ मारा, पत्थर मारा, तो देखिए ये जो वेव उत्पन्न हुआ ना, ऐसे ऐसे करके ये वेव हुआ। इसको हम डिस्टरबेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टरबेंस, जिसको विक्षोभ कहते हैं। डिस्टरबेंस, ठीक है, RU होगा। डिस्टरबेंस यानी विक्षोभ, विक्षोभ कहते हैं। क्लियर है? ये विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। तो यानी कोई पत्थर मारिएगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे करके वेव उत्पन्न होता है। आप देखे होंगे इस वेव को उत्पन्न करते हुए, यही है तरंग, और इसी के बारे में आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलते आते हैं हम लोग प्रारंभ में। देखिए, जो बोला गया वेव में, हम बता दिए कि कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिएगा, पेंडुलम का भी आएगा, भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले वेव क्या होता है? वेव दोलन या कंपन का तरंग जो होता है, मतलब वेव तो उत्पन्न हुआ, जहां भी डिस्टरबेंस आया वेव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, वेव में जब वेव उत्पन्न होगा, वेव उत्पन्न होगा, वेव उत्पन्न होगा, तो इसमें क्या होगा, गति होगा कि नहीं? गति होगा। तो वही बोला, तरंग गति या कंपन गति किसे कहते हैं? यदि कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति में दोनों ओर इधर उधर गति करती है सॉरी, पिंड की गति को दोलनी अथवा कंपन गति कहते हैं। तो देखिए, डिस्टरबेंस, पत्थर मारे तो क्या खाली एक साइड हुआ कि दोनों साइड हुआ? तो दोनों साइड क्या होता है, डिस्टरबेंस पैदा होती है, और उसमें जो गति आ जाती है उस चीज में, किसी भी पानी मारे तो पानी की गति आ जाएगी, रस्सी को झटका मारे तो रस्सी में गति आ जाएगी। तो इस सारे को क्या कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। यदि कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति में दोनों ओर, या इधर बात करें या इधर, दोनों साइड क्या हो जाती है, डिस्टरबेंस उत्पन्न होती है, यानी गति करती है, तो उस पिंड की गति को दोलनी अथवा कंपन गति कहते हैं। जैसे आपने बोला कि देखिए, ये देख रहा होगा आपको, ये पेंडुलम है, ये अगर एक बार इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, ठीक है, पहले इधर फिर यहां आएगा, समतुल्य स्थिति में आ जाएगा। इसको समतुल्य पोजीशन कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? समतुल्य, समतुल्य पोजीशन ना, समतुल्य पोजीशन नहीं, समतुल्य स्थिति हिंदी में लिखिए। आप लोग इंग्लिश में लिखा होगा, दिख रहा होगा, समतुल्य स्थिति कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसे पेंडुलम, तो इसे कौन सी गति कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। दोलन कर रहा है कि नहीं, यहां से वहां जा रहा है, फिर वहां से यहां आ रहा है, तो दोलनी गति कहते हैं। एक बार एक सर्कल यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यानी 4 टोटल इक्वल इक्वल हो रहा है। एक बार यहां से गया यहां, फिर यहां से यहां, ठीक, फिर यहां, फिर यहां। तो बोलेगा एक दोलन में टोटल कितना समय लगा? अगर एक यहां समतुल्य स्थिति से आपका हाईएस्ट पॉइंट पे एक दे दिया कि 2 सेकेंड का समय लगा, 2 सेकेंड का, यहां से इस बिंदु से यहां जाने में 2 सेकेंड, ठीक है तो संपूर्ण दोलन में कितना लगेगा? तो 2 सेकेंड जाने में, 2 सेकेंड वापस आने में, 4 सेकेंड, फिर 2 इधर 6, फिर 2 यहां 8 सेकेंड। तो टोटल एक दोलन में कितना समय लगा? एक दोलन में 8 सेकेंड लगा। एक दोलन में 8 सेकेंड। अगर हमें
एक बोला इक्विलिब्रियम पॉइंट से लेके एक हाईएस्ट पॉइंट तक 2 सेकंड का समय लगता है तब। ठीक है, चलिएगा, तो ये समझ गए दोलन गति क्या होता है। आगे हम लोग देखिए, बोला गया तरंग गति, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग या लहर कहते हैं, या विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। जैसे अभी दिखा रहे थे पानी वाला, सेम उत्पन्न है ये। अब यहां डिस्टरबेंस पैदा हुआ तो उससे क्या हुआ, पानी को ऐसे ऐसे करके वेव उत्पन्न होके एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, गति आ गया उसमें, तो उस गति को तरंग गति कहे। तरंग गति यानी वेव, ठीक है, वेव स्पीड उसको बोले, तरंग गति बोले। आगे बोला गया है, आगे विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल वही लिया है कि शांत जल में एक पत्थर का टुकड़ा मारते हैं तो उसमें उत्पन्न क्या होता है, विक्षोभ का उत्पन्न होना, डिस्टरबेंस का उत्पन्न होना, विक्षोभ का उत्पन्न होना। दूसरा बोला गया है, यदि एक रस्सी के किनारे सिरे को पकड़कर झटका देने पे क्या हो जाता है, झटकने पर क्या होता है, उसमें वेव का उत्पन्न हो जाता है, तरंग में गति आ जाती है। इस बात को समझिए, ठीक है, समझे होंगे। तरंग की गति आता है कि नहीं, इस बात में देखिए, तो यहां से ऐसे ऐसे मारेंगे तो तरंग की गति आ गया, जितना कस के मारेंगे तरंग में गति आ गया। तो रस्सी के सिरे एक सिरे को पकड़कर यहां पकड़कर बांध लिए, उसके बाद झटकने पर उसमें विक्षोभ उत्पन्न होती है। तो विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है, ये बात को देखिए। यहां तो जो उत्पन्न हो रहा है ये भी क्या हो रहा है, विक्षोभ भी उत्पन्न हो रहा है, हमने समझाया यहाँ, ठीक है। वहां भी देखिए डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ है। आगे देखिएगा, तरंगदैर्घ्य, किसी कण को एक पूरे चक्कर या कंपन के समय तरंग जितनी दूरी तक तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्लियर है, देखिएगा। ज्यादा कम बेसी हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिएगा, ये जो है पॉइंट्स, ये इसको इंग्लिश में क्रेस्ट कहते हैं, CREST, यानी श्रृंग कहते हैं हिंदी में, श्रृंग कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी में श्रृंग और इंग्लिश में क्रेस्ट। इसको इंग्लिश में हो जाएगा TROUGS, टफ, यानी गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य एक आपका एक पूरा चक्कर लगाने में एक दोलन कंप्लीट होगा, उसको क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यानी ई पॉइंट से ई पॉइंट तक क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य। यहां से यहां तक को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। क्लियर है, क्या बोलेंगे, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इसको तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। और तरंग दैर्घ्य को किसे दिखाते हैं, लैम्ब्डा से। क्लियर हुआ, यानी ऊपरी दो गो श्रृंग से, अच्छा इधर हो गया फिगर, कोई बात नहीं, ठीक है, ये यहां तक। तो जो दो पॉइंट्स हैं, दो श्रृंगों की या दो गर्तों की लगातार दूरी को क्या कहते हैं, लैम्ब्डा कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। फिर से समझे होंगे, दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और दोनों इक्वल होते हैं। अब देखिए, तरंग दैर्घ्य क्या, एक दूरी है, एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस ऐसा नहीं है कि ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, नहीं, डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव होती है। तो देखिएगा, अगर मान लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल लेता हूं कि यहां से लेके, ठीक है, यहां से लेके आपका यहां तक की दूरी, ठीक, इसके बीच की दूरी ये दे दिया है 3 मीटर, ठीक है। तो बताइए तरंग दैर्घ्य कितना होगा, कितना होगा, बताइए कितना होगा। तो यहां से यहां अगर 3 मीटर की दूरी है तो पूरा देखिए, यहां से दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या करते हैं, तरंग दैर्घ्य। तो ये तो आधे न हुआ, ये इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट, यानी इसको जो इसकी यहां से यहां तक की ऊंचाई को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं, आयाम कहते हैं। आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड, समझ रहे होंगे।
एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं। यानी जो मेन पॉइंट से बेस पॉइंट से जितनी अधिक ऊंचाई पर है, जहां श्रिंक पॉइंट है, उस दूरी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ये थोड़ा नीचे वाला कम हो गया, लेकिन इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, एक सर्कल का जैसा बनेगा, ठीक है, इबोलक जैसा। तो ध्यान रखिएगा, ये तरंगदैर्घ्य, तो यहां से यहां अगर 3 मीटर की दूरी है तो ये आधा है, ये पूरा दोनों श्रृंगों के बीच की दूरी को इसका दुगुना हो जाएगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? यहां से यहां 6 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि एक का क्या लिए? इसका बेस पॉइंट से इसका बेस पॉइंट लिए, या यहां से मान लेते यहां तक लिए, ठीक है, इधर तो लिए नहीं, पूरा लीजिएगा तब ना एक सर्कल बनेगा, ऊपर से एक ऐसे और एक नीचे से, तब एक क्लियर जाके बनेगा आपका। ये बोला, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा? अगर यहां से यहां 3 दिया है तो ये पूरा 6 हो जाएगा। बात को समझे होंगे? चलेगा। तो दूरी को लेमड़ा किससे दिखाते हैं? लेमड़ा तरंगदैर्घ्य को दिखाते हैं। क्लियर है? वो तरंगदैर्घ्य कहां से कहां तक होता है? दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, दो ग्रतों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्लियर है? ये जो इसकी हाइट दिखाता है, ये हाइट दिखाता है, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बोला गया तरंग द्वारा, तरंग चाल देखिए, बोला गया तरंग चाल, तरंग द्वारा आगे बढ़ने की दर को तरंग चाल कहते हैं, इसे भी से दिखाया जाता है। भी से किसे दिखाते हैं? जो तरंग चला, वो चला स्पीड से चला, तो इसमें जितनी स्पीड आई उसको हम लोग तरंग चाल कहते हैं। जैसे v इक्वल टू एन लेमड़ा, ठीक है, v इक्वल टू एन लेमड़ा, जहां v क्या है? तरंग की चाल है। क्लियर है? और v क्या है? तरंग की चाल है। और देखिएगा n क्या है? आवृत्ति है। n क्या है? आवृत्ति है, आवृत्ति। और n बराबर हम लोग जानते हैं 1/t होता है, ठीक है। पर सेकेंड में जितना बार दोलन करता है, चाहे जितना बार डिस्टरबेंस उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति। जितना बार घूम जाता है, तो n हो गया। v तो तरंग चाल कहते हैं, आप तो जानते हैं, v तरंग चाल। n हो गया आवृत्ति, आवृत्ति हो गया, ठीक है। t बराबर तो समय अंतराल हो गया, टाइम पीरियड। t इक्वल टू क्या हो गया? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। यानी कोई भी घड़ी का कांटा जो था वो एक बार आने जाने में कितना समय लेता है। कोई पेंडुलम है, वो पेंडुलम को यहाँ आने जाने में, यहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ तक आने में कितना समय लगता है, इसी को टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड की बात किया जा रहा है। तो n बराबर क्या लिखें? 1/t। तो यही फॉर्मूला अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू क्या होता है? न्यू और लेमड़ा होता है। तो v इक्वल टू एन लेमड़ा, n के जगह 1/t लिखेंगे और लेमड़ा, तो ये गुना हो जाएगा, तो v इक्वल टू लेमड़ा/t हो जाएगा। और इस पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं, आप मेरे ही प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, इस पे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। v बराबर अगर अनुप्रस्थ तरंग है तो क्या लेंगे? अनुप्रस्थ तरंग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लेंगे। और अगर ध्वनि में, ध्वनि की चाल पूछा जाए ऐसे नॉर्मल हवा में, तो कितना है ध्वनि की चाल? है ध्वनि की चाल हवा में कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की चाल है 332 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट बोला गया वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में लंबवत होती है, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। थोड़ा सा अगर हम तरंग को डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, अब समझिए। पहले देखिएगा, तरंग, तरंग दो स्थिति में बांट सकते हैं। तरंग को दो हिस्से में बांट सकते हैं, एक दिशा के साथ, ठीक है, एक दिशा के साथ और एक बिन दिशा का। तो दिशा के साथ में दो हो जाएगा, एक अनुप्रस्थ हो जाएगा, अनुप्रस्थ, और एक हो जाएगा अनुधर्ज, अनुधर्ज, ठीक है, अनुधर्ज। और ये ठीक है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ये बात को समझे होंगे। और एक लॉन्गिट्यूड वेव, तो दोनों बात आगे है। अगर हम ये दिशा के साथ होता है हमेशा, क्लियर है। और एक होता है बिना डायरेक्शन का, विदाउट डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन के लेस, जिसमें जो आ जाएगा आपका एक यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग,
और दूसरा जो है ये यहाँ है चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग, ठीक है, चुंबकीय तरंग। तो देखिए यांत्रिक तरंग में माध्यम की जरूरत होती है, यांत्रिक तरंग में माध्यम की जरूरत होती है और इसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है। क्या बताइए, प्रकाश की लाइट आने के लिए माध्यम की जरूरत है? नहीं। अगर माध्यम की जरूरत होता तो निर्वात ऊपर पाया जाता है, लाइट यहां तक पहुंचते ही नहीं। तो जितने भी चुंबकीय तरंग है, एक्स रे हो गया, वाई रे हो गया, गामा रे हो गया, उसको माध्यम की कोई जरूरत नहीं है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग को जरूरत नहीं होती। किसकी जरूरत नहीं होती? तो माध्यम की। लेकिन यांत्रिक तरंग में माध्यम की जरूरत होती है। कोई भी मैकेनिकली जो है आपका उत्पन्न करिए, मैंने रस्सी में झटका देकर उत्पन्न किया तो क्या हुआ, उसका यांत्रिक तरंग में बदलाव आया, यानी उसमें माध्यम था, कोई कण थे ना, तो वो रस्सी के जो कण थे उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, फिर वो वेव का उत्पन्न किया। क्लियर है? लेकिन अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग थोड़ा समझिएगा। अनुप्रस्थ तरंग जो है और अनुदैर्ध्य तरंग, इधर लिखूं, हाँ चलिए यही ध्यान से समझिएगा। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग एक होती है जो दिशा के साथ होता है, लेकिन दिशा के साथ दोनों होता है, दिशा के साथ दोनों होता है। तो ये जो होती है अनुदैर्ध्य तरंग, ये साउंड में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो साउंड वाले चैप्टर में बताएंगे अभी हम। तो इसमें जो होता है वो पैरेलल चलता है, ऐसे पैरेलल यानी 0 डिग्री पे चलता है, इसमें कोई डिग्री एंगल नहीं रहता। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग जो है वो किसी तरह भी चल सकता है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग जो है किसी भी तरह से चल सकता है। तो यहाँ कितना 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ कितना डिग्री बन रहा है 90 डिग्री। तो लंबवत चलती है अनुप्रस्थ तरंग, नहीं झिग झाग चलती है, ठीक है, जिग जैग मोशन में चलती है अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग सीधा सीधा चलता है, तो बोला जाता है अनुदैर्ध्य तरंग को समानांतर तरंग भी कहते हैं। यांत्रिक तरंग में माध्यम की जरूरत होती है, चुंबकीय तरंग में माध्यम की जरूरत नहीं होती है, और डायरेक्शन दिशा के साथ ये होती है। चलिए इस बात को समझोगे तो आप समझते हैं इस बात को हम लोग, ठीक है। बोला गया कि जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, रस्सी को झटकने पर उत्पन्न तरंग, ये सारे अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है। अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्तों का निर्माण होता है। किसमें होता है? तो किसमें निर्माण होता है? अनुप्रस्थ तरंग में, अनुप्रस्थ तरंग लंबवत बोले ना अभी हम, कि अनुप्रस्थ तरंग कैसा तरंग होता है? लंबवत होता है, ठीक है। कैसा तरंग होता है? लंबवत तरंग होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, इसमें आपका उत्पन्न क्या हो जाता है, देखिए यहां लंबवत होता है, लंबवत होता है तो अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। किसका? अनुप्रस्थ तरंग का। ये 90 डिग्री होता है। तो श्रृंग और गर्त का निर्माण कहां होता है? अनुप्रस्थ तरंग में होता है। और अनुदैर्ध्य तरंग में कहां होगा? कुछ नहीं निर्माण होगा, सीधा जाता है, वो पैरेलल जाता है, समानांतर जाता है, 0 डिग्री पर जाता है। तो दो पास पास वाले श्रृंग, दो पास पास वाले श्रृंग तथा दो पास पास वाले गर्तों, ये गर्त और ये गर्त, ठीक है, के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहलाता है। बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहलाता है। अभी तो बताए तो हम लोग, तरंगदैर्ध्य कहलाता है, वही बात बोला है। जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, क्लियर हो गया ये सारे बातें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये पेंडुलम बोले थे कि एक बार ये कहाँ जाएगा, घसकते घसकते यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, 4 बार रोटेट करता है। और इस दौरान जो समय लेता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड, समय अंतराल। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में बोलिएगा तो हम पढ़ा देंगे, वहां का चैप्टर है ये, क्लियर है। पेंडुलम चलिएगा नेक्स्ट। अनुदैर्ध्य तरंग वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग पर चलने की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं, उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अभी तो हमने बोला कि एक स्पीकर है इधर बज रहा है, ये कौन सा स्पीकर है मुझे नहीं पता, ठीक है, ये स्पीकर है, चाहे कोई इंसान है समझिए, तो इतना बयान तो बोलेगा नहीं, मुंह से बोला, तो ये साउंड को क्या जाएगा, साउंड समांतर क्रम में जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे समांतर जाएगा। कहीं दिख रहा है कि कुछ हो रहा है तो 0 डिग्री या समांतर, 0 डिग्री या समानांतर, समानांतर, ठीक है, 0 डिग्री समानांतर जब लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समानांतर, पैरेलल। जैसे
स्प्रिंग पे कंपन और ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग किसका है एग्जाम्पल है, अनुदैर्ध्य एग्जाम्पल। किसका, अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है ध्वनि, जो हम बोलते हैं और आपके तक बात जाता है। तो यहाँ पहले आप बताएंगे ध्वनि चैप्टर में कि पहले क्या होता है, संपीड़न, फिर विरल, फिर संपीड़न, फिर विरल, फिर संपीड़न, फिर विरल, फिर आपके तक साउंड पहुंचता है। ऐसे ही हवा में मेरी बातों को पहुंचता है दूसरे तक। ठीक है, इस बात को समझे होंगे। ठीक है, आगे देखिए, बोला गया स्प्रिंग का कंपन। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दबा दिए हम। ठीक है, स्प्रिंग को दबा दिए तो क्या फेंकेगा, तो तिरछा ऐसे फेंकेगा कि जिधर दबाए ऊपर फेंकेगा, तो ऊपर फेंकेगा तो क्या फेंका, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, यह दिशा में है तो ये समानांतर में, तो ये अनुदैर्ध्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक तरंगों को, ये वे तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं, जिसमें माध्यम की जरूरत है। चुंबकीय तरंग में नहीं जरूरत पड़ती तो नहीं उसको हम बोले। ठीक है, माध्यम की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन पूछा है, सीधा सीधा पूछा है, इसलिए बात को ध्यान देने की जरूरत है आपको। आगे यांत्रिक तरंगों का वर्गीकरण किया गया है। पहला श्रव्य ध्वनि तरंग, अपश्रव्य ध्वनि तरंग और पराश्रव्य ध्वनि तरंग। देखिएगा, मैंने बताया भी है और आपके क्लास में, लेकिन यहां टॉपिक वाइज चल रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, ये जो होता है ऑडिएबल साउंड, जिसको हम लोग श्रव्य ध्वनि बोलते हैं, श्रव्य। ठीक है, क्या बोलते हैं, श्रव्य बोलते हैं, श्रव्य, समझ आ रहा होगा, इस श्रव्य ध्वनि तरंग। और एक होता है अपश्रव्य, अपश्रव्य, और एक होता है पराश्रव्य, पराश्रव्य, पराश्रव्य ध्वनि। देखिए, हम लोग को, इंसान को जो सुनने की क्षमता है उसको हम लोग श्रव्य ध्वनि तरंग में, जो 20 हर्ज से, हर्ज क्या होता है, आवृत्ति कैसा ही मात्रक होता है, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज। ठीक है, 20,000 हर्ज तक हम लोग ध्वनि सुन सकते हैं, इससे ज्यादा ध्वनि नहीं सुन सकते हैं हम लोग। यानी मनुष्य का जो ऑडिएबल है वो 20,000 से 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक। कभी कभी इसको लिख देता है 20 हर्ज, तो यहाँ सही देता है, लेकिन यहाँ जो देता है वो 20 किलो हर्ज दे देता है, 20 किलो हर्ज। फिर भी एक ही बात हुआ ना, किलो हजार में चेंज कर दिया। तो बहुत सारे लोग गलती किए ना, बात ये है, एक ही चीज है, लेकिन ऐसा लिख देने पर लोग मार देते हैं गलत। तो इस बात को समझना होगा आप लोगों को। इसको देखिए, ये सोनिक हुआ, सबसोनिक, उसे ठीक है हाइपरसोनिक बोल देते हैं। तो देखिए इधर ऑडिएबल का हमने बता दिया। अब देखिएगा, जो होता है 20 हर्ज से कम की ध्वनि कौन सुन पाता है। पहला कुत्ता सुनता है, बिल्ली सुन लेगा, सांप सुन लेगा। अब बताइए, कोई बोलेगा कि सांप के तो कान होते ही नहीं, तो कैसे सुनेगा भैया। तो कान नहीं होते, उसने भूमि के कंपन से समझ जाएगा कि कोई आ रहा है, तो भूमि के कंपन से, ठीक है, वाइब्रेशन से। तो ये तीनों का जो है वो क्या है, अपश्रव्य ध्वनि है। ठीक है, अब पराश्रव्य ध्वनि क्या है, ये डॉल्फिन हो गया, उत्पन्न करती है डॉल्फिन, चमगादड़, पोर्पोइजेज, ठीक है, पोर्पोइजेस। ये तीन जो जानवर हैं, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा था, इसको स्टार मार्क करिएगा। बोलेगा हम सुने तो ये है नहीं पोर्पोइजेस, लेकिन ग्रुप डी ने सुना है। आप नहीं सुनने से क्या होगा, एग्जाम में गलत मार दीजिएगा अगर आ गया तो, इसलिए ध्यान देना है। तो बताइए, आप डॉल्फिन को देखे होंगे, जो पिक्चर में तो जरूर देखे होंगे, जो पानी में रहता है और ऐसा करके ना, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि ये डॉल्फिन है। ठीक है, और डॉल्फिन एक रे छोड़ती है जिसको हम लोग पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, यानी अल्ट्रा वायलेट। कौन सा, अल्ट्रा वायलेट रे छोड़ती है। और जब अल्ट्रा वायलेट रे छोड़ेगी तो जो सामने टकराएगा ना, तो समझ जाता है कि वहां मछली है और मारता है। फिर इसके वजन के कारण वो दब जाता है, वो मर जाता है, फिर उसको शिकार बना लेती है, खा लेती है। तो कौन कौन ऐसे करता है, चमगादड़,
डॉल्फिन और पोर्पोइजेस। चमगादड़ जो है बोलेगा कि उसका जो निकलेगा प्रस्रव जो है वो छोड़ेगा तो जाके दीवार से टकरा गया तब कैसे खाएगा, वो कैसे शिकार करेगा। तो मक्खी है तो मक्खी का क्षेत्रफल एक लिमिट होगा ना, एक मक्खी का क्षेत्रफल लिमिट होगा, तो छोड़ती है तो समझ जाती है कि इधर तो पार हो गया, इधर पार हो गया, इधर पार हो गया, बीच में नहीं पार हुआ, पक्का वो खाने का ही छोटी सी जीव है, फिर उस पर अटैक करती है। ठीक है, तो ये हमने बताया कौन कौन सुन सकता है। तो देखते हैं कुत्ता की नहीं, कम ध्वनि सुनता तब ना, जो हम नहीं सुन पाते वो कोई आते रहेगा भू भू करना शुरू हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, वो अपश्रव्य ध्वनि सुन लेता है जो हम नहीं सुन पाते हैं। क्लियर है, श्रव्य ध्वनि हमने बताया, प्रश्रव्य बताया, ये तीनों का बातें यहां था, ये तीनों तरंग की मैंने बताया। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। आगे बोला गया है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखिएगा, वैसी तरंग जिसके संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। वो सारे तरंग जिसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत कंपन करते हैं। हाँ, लंबवत कंपन करते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग हो सकती है। हाँ, हो सकती है, कारण है क्योंकि दोनों तो ध्वनि को पहुंचाना ही है, चाहे किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर ही करना है, तो ये हो सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, लेकिन ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में प्रकाश के वेग से गमन करती है। हाँ देखिए, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग है तभी तो कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती, निर्वात में कोई नहीं होता, फिर भी वो चल के आ जाता है, ऊपर से लाइट है ना, ये बात को समझिए। इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर तक होता है, इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर तक होता है, यानी ऊंचा तक, हाई रेजोल्यूशन। इन तरंगों के बारे में सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का खोज किसने किया, मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था, मैक्सवेल ने किया था। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे है, अब यहां से विद्युत चुंबकीय के प्रकार हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। बोला गया कि गामा किरणें की खोज किसने किया, पहले गामा किरणें के बारे में समझेंगे, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, देखिएगा, कारण है कि तरंगदैर्घ्य कम होता है तभी फट से घुस के निकल जाता है ना। तो इसकी खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। किसकी, गामा किरणों की। रेडियो एक्टिव परमाणुओं के नाभिकों तथा विघटन होने पर प्राप्त होती है। रेडियो एक्टिव परमाणुओं के जब टूटेगा तभी क्या, गामा किरणों का उत्सर्जन होगा। इसकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है जिसके कारण ये अपने अधिक ऊर्जा लिया जाती है। क्या अधिक होने के कारण, आवृत्ति अधिक होने के कारण। आवृत्ति अधिक होने के कारण क्या हो जाएगा, इसकी भेदन क्षमता अधिक बढ़ जाती है, अधिक ऊर्जा ले जाएगा, और अधिक ऊर्जा रहेगा तो इसकी भेदन क्षमता अधिक हो जाएगी। क्लियर है, तरंगदैर्घ्य कम होता है इसका। ये किरणें परस्पूरक पदार्थ जैसे फास्फोरस जैसे संबंधित जैसे जो पदार्थ है सोडियम आयोडाइड के पर्दे पर चमक उत्पन्न कर देती है। किसकी, गामा किरणें की। गामा किरणें आवेशहीन होती है, इसकी कोई आवेश नहीं होती, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, आवृत्ति सबसे अधिक होती है। क्लियर है, इस बात को समझिएगा। आगे देखिएगा, ये आपका तरंग था कि कैसे उत्पन्न हो रहा है। देखिए, समुद्र से तरंग उत्पन्न होके, देखिए साइड में आप लोग सी शोर में गए होंगे तो देख रहे होंगे यहाँ आ रहा है कि नहीं, पानी का शोर, पानी उधर से आ रही है, देखिए यहाँ तरंग उत्पन्न, ये तरंग देख रहे होंगे कितनी स्पीड से आ रहे हैं ये सारे। ठीक है, ये सारे तरंग ऐसे ऐसे करके आ रहे हैं, ये हम बताने की कोशिश कर रहे थे तरंग वाला, अब तो समझ गए होंगे पूरा। एक्सरे, इसकी खोज रोएंटजन ने किया था। एक्सरे की खोज किसने किया, रोएंटजन ने किया। जब अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को, किसकी, जब अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाली, बहुत ज्यादा गति होगा और उसको टंगस्टन से प्रभावित किया जाता है, प्रवाहित मतलब, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को कठोर धातु जैसे टंगस्टन से टकराते हैं तो एक्स किरणों का उत्पन्न होता है।
एक्स किरण कैसे उत्पन्न होता है? जब टंगस्टन धातु जैसे कोट मतलब बहुत कठोर धातु टंगस्टन से टकराते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा बहुत हाई होती है, जिसके कारण एक्सरे का उत्पन्न होता है। इसकी खोज रोएंटजन ने किया था। पराबैंगनी किरणों, इसकी खोज जो था वो रिटर साहब ने किया था। किसने किया? रिटर नामक वैज्ञानिक ने किया। ये सूर्य की किरणें आर्क, स्पार्क और गर्म निर्वात स्पार्क और आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न की जाती है। पराबैंगनी किरणों का उत्पन्न कैसे करेंगे? बहुत ज़रूरत है ये। आगे ये किरणें सूर्य का आर्क भाग, ठीक है, अंदर का, उसके स्पार्क चिंगारियों से उत्पन्न कर सकते हैं। गर्म निर्वात स्पार्क से, गर्म निर्वात स्पार्क से यानी वैसा वैक्यूम ट्यूब जो बहुत हॉटेड होते हैं उससे भी उत्पन्न होता है। आयनित गैसों से उत्पन्न होती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों पृथ्वी पर आने वाले ओजोन परत रोक देती है। जो सूर्य से पराबैंगनी किरण आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, उसको कौन रोकता है? तो ओजोन परत रोकती है। अगर ओजोन परत हमारे पृथ्वी पर आ गए तो यहाँ के लोगों के शरीर में कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा, है ना। तो हमें इस बात को जाना। इसकी किरणों द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं पराबैंगनी किरणों के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा मार्क चलेगा। नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश विजिबल रे, सीधा पूछा बाबू, न्यूटन किसने खोज किया? आपका दृश्य प्रकाश का तो किसने बोला? न्यूटन ने किया। इसका उत्पादन स्रोत सूर्य, ज्वाला, विद्युत बल्ब, आर्क लैंप इत्यादि से ताप दीप्त वस्तुओं से दृश्य प्रकाश, लाइट किससे उत्पन्न कर सकते हैं? वही तो है दृश्य प्रकाश, विजिबल रे, जो दिखने लायक हो, विजिबल रे, विजिबल रे है ना, विजिबल रे। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, VISI। इसका उत्पादन सूर्य के ज्वाला से कर सकते हैं, विद्युत बल्ब से कर सकते हैं, आर्क लैंप से कर सकते हैं, कोई भी जलने वाली वस्तु से हम लोग विजिबल रे उत्पन्न कर सकते हैं। जिसका परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, घूर्णन, ध्रुवन और प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इनके बहुत सारे गुण हैं जिसको हम लोग एक एक करके प्रकाश चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है? अगर हम पराबैंगनी किरणों की बात करें थोड़ा सा, ये इसका अभी ठंडा में जो बूढ़े दादा दादी सब होते हैं, ठीक है, उसके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है। बैठना तो बैठे रह जाते, वो दादा बहुत दर्द हो रहा है, उठने में भी बहुत दर्द। तो आखिर उसका ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कारण है कि उसके जो घुटने होते हैं वो, उसमें जो लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट, वो जम जाते हैं, क्रिस्टल रूप धारण कर लेते हैं। क्रिस्टल रूप मतलब जम जाते हैं इस लुब्रिकेंट को, जिसके कारण उठने पे बहुत ज़्यादा कचकता है और दर्द स्टार्ट हो जाता है। अगर उसको हम पराबैंगनी किरणें मारते हैं, वो क्या करेगा? उस क्षेत्र को गर्म करेगा, और गर्म करेगा तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये क्या हो जाएगा? आपका सूझ के आसान बन जाएगा, मतलब आराम हो जाएगा, लिबिर लिबिर करने लगेगा, फिर आपको उठने में बहुत आराम महसूस होगा। तो जो है बैंगनी किरण का प्रयोग यहाँ भी करते हैं। दूसरा बात अब देखेंगे कि गर्म चीज़ से उसको बांध के रखता है, ना तो फिर अभी आग के पास बैठेगा तो बैठले रहेगा, ठीक है, जिसके कारण उसको फटाफट उठ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। वो गर्मी से इसको दूर किया जा सकता है, ये उपचार था। आगे देखिए, ये बोला गया अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज, ठीक है, इंफ्रारेड रेज पर अवरक्त किरणें, इनकी खोज किसने किया? हर्शल ने किया था। इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। सूर्य के से ऊष्मा पृथ्वी तक अवरक्त किरणों द्वारा ही पहुंचती है। ये किरणें कोहरे तथा धुंध में भी काफ़ी दूर तक चली जाती है, इसलिए खराब मौसम व कोहरे में फोटोग्राफी हेतु इसका उपयोग करते हैं। किसका? अवरक्त किरणें का। यानी वही है जो धुंध कोहरे में भी क्या होगा? काफ़ी दूर तक चले जाती है, और ख़राब मौसम व कोहरे में अगर फोटोग्राफी करना हो तो किसका लेके जाते हैं? अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं फोटो खींचने में। टेलीविज़न के रिमोट में ये होता है ना, ये इंफ्रारेड छोड़ता है, ठीक है, इन्हीं के किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो रिमोट में किसका? आपका अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी अगर धुंध कोहरे में खींचना हो तो इंफ्रारेड रेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसकी खोज किसने किया? हर्शल साहब ने किए थे,
ठीक है, आगे देखते हैं। सूक्ष्म किरणें, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक वेव बोला गया है, मतलब माइक्रोस्कोपिक किरणें की खोज अगर बात किया जाए तो इस बात को समझिएगा। इसकी खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। सूक्ष्म किरणों की खोज किसने किया? हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। इसे लघु रेडियो तरंग भी कहते हैं। इसका उत्पादन विशेष निर्वात मतलब वैक्यूम ट्यूब से इसका उत्पन्न किया जाता है। किसका? माइक्रोस्कोपिक वेव का, माइक्रोस्कोपिक रेज का, ठीक है। इस तरंगों का परावर्तन में व ध्रुवण की घटना होती है। पोलराइजेशन प्रोसेस में बताऊंगा। पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन तो समझ रहे होंगे। इनका उपयोग रडार, उपग्रहों, बेतार, माइक्रोवेव तथा दूर संचार में किया जाता है। माइक्रोवेव चूल्हा ना, उसमें भी बेतार संचार तार प्रणाली में भी किया जाता है। उपग्रह में, रडार वगैरह में सूक्ष्म तरंगे छोड़ा जाता है, सूक्ष्म किरणें छोड़ा जाता है, जिसके द्वारा कंपास संचालित होता है, रडार सिस्टम मेरा संचालित होता है। रेडियो तरंग, इसकी खोज किसने किया? रेडियो का खोज मार्कोनी ने किया, ठीक है, और रेडियो तरंग की भी खोज इसी ने किया। इसका उपयोग रेडियो तथा दूर संचार में करते हैं, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक वेव भी इसी के द्वारा खींचते हैं। अधिक किसी विद्युत से चुंबकीय तरंग की आवृत्ति भी तथा तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा है तो विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा E = h न्यू। आप लोग पढ़े होंगे E = h और न्यू, ऐसे करके ऐसे ना, ये न्यू होता है। इसे क्या कहते हैं? न्यू कहते हैं, संबोधन करते हैं। तो इस पे रिलेटेड हम कल क्या करेंगे? कल 2 इक्वेशन बताए, ठीक है, वो दोनों पे कल मैं क्या लेके आऊँगा? न्यूमेरिकल्स भी लेके आ सकता हूँ। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास अगर थ्योरी देखे हैं तो कल का क्या समझ आएगा? आपका न्यूमेरिकल भी समझ आएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और अब आज का थ्योरी क्लास इतना ही तक। कल हम लोग इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। ये दोनों फॉर्मूला पे आखिर कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उस छोटे छोटे प्रश्न जो था वो न्यूमेरिकल के सिवा अदर क्वेश्चंस भी जो बने हैं वो सारे क्वेश्चंस हम कल लेके आएंगे। आपके सामने पुनः हाजिर होंगे इसी समय पर सुबह में 8 बजे ना। इस बात को ध्यान रखिएगा और लगातार चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों, यारों, चाहने वालों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय जय राम।